हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आगाम पिछले एग्जाम में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आने वाले एग्ज़ाम में। तो अगर चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक तो प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश था। ठीक है, यद्यपि एक वंश के नहीं थे, ये सभी तुर्क के थे और वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली का मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। आगे चलते हैं। भारत दास राजवंश की स्थापना किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दास बोलो या गुलाम बोलो, ठीक है। आगे, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। उस राजवंश का क्या नाम था? तो गुलाम। ठीक है, उन्होंने अपने नाम कुतुब ऐबक वंश नहीं किया था, गुलाम वंश के नाम से ही जानते। ये आपका टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से मुक्ति कब हुई थी? तो वो हुई थी 1208 में। ठीक है, 8 से 9। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन संचालन किया था? तो लाहौर से किया था। वो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, बट ये लाहौर से ही किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्ति प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण किया। 24 जून 1206 को औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन उल-दौज और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु एल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसने दिल्ली जाने दिल्ली नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हमने पढ़ा है लाहौर। निम्नलिखित में कौन सा शासक लाख बख्श के नाम बहुत दान करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। देखिए, और उसको कुरान ख्वाबा भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ता था। एक बार देख लेते ऊपर से। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना दान करता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श या लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ठीक है, इसकी उपाधि कुरान खान भी थी। ऐबक की साहित्यिक से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर एवं फक्र ए मुदब्बिर ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुबुल उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करा। ये पूछा जाता, कुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का भी निर्माण स्टार्ट कराया था इन्होंने ही, और इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श? चलिए सेम ही, ये आपका GIC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। एक मिनट, आगे क्वेश्चन नंबर
9 हो गया। 10 कुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था तो लाहौर में ही दफनाया गया था। चौगान खेलने से उनकी मृत्यु हो जाती है एक बार। हाँ, 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उन्हें लाहौर में दफनाया जाता है। ऐबक ने हसन निजाम और फख्र ए मुदब्बिर को आश्रय प्रदान किया था, ऊपर भी हम पढ़ चुके। तुर्की भाषा में कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति तुर्क था। कुतुबुद्दीन ने लाहौर को केंद्र बनाकर सत्ता का संचालन किया था। आगे, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इसे दासों का दास भी कहा जाता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आगे है दिल्ली का पहला सुल्तान। ये इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसे सुल्तान के पद को स्वीकृति गौर के किसी शासक ने नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त किया था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था। सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश को। इस प्रकार वो कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान। व्यावहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन उल-दौजा और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्क राज्य को संगठित किया। मंगोल आक्रमण से बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ा। तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया। अपने नाम के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने के पहले वो बदायूं का सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। 1205 से 1206 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, गौरी उससे बहुत प्रभावित था तथा ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का। ऐबक की मृत्यु के बाद सिपहसालार अमीर अली इस्लामिल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों को सम्मानित से इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने को सुल्तान घोषित किया। आगे, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु संपन्न शासक कौन था? तो वो भी इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक से ही बोलेंगे। खलीफा और मान्यता पद प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश पढ़ लेते। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। 1211 से 36 तक शासन किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र। ठीक है, इल्तुतमिश सल्तनत के 3 प्रमुख अंगों मुद्रा, एकता प्रणाली एवं सेना को सुव्यवस्थित किया। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। तो इसका पहला और दूसरा दोनों। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। आगे है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से आरंभ होता है? तो राम प्रसाद त्रिपाठी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? तो इल्तुतमिश। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन हजार मरदहा कहलाता? तो कबीर खां। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर इक्तदारों में रोष उत्पन्न हुआ। इसी कारण उसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया।
सुल्तान ने इक़्तिदार करीब खान को 1000 मरदहा कहा था। ठीक है, इक़्तिदार था उसको। एक मिनट, आगे इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्याधिकारियों ने उनका चयन किया था। आगे है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद ऐबक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सका था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह सुल्तान बना। इसके गद्दी पर बैठते ही अनेक अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः बदायूं के गवर्नर, उस समय बदायूं का गवर्नर था, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को तुर्क अमीर और सैनिक अधिकारियों ने दिल्ली आमंत्रित किया। इससे इल्तुतमिश तुरंत स्वीकार कर लिया और तुर्क अमीर और सैनिक अधिकारियों सबसे योग्य और बहादुर तुर्क को अपना सुल्तान चुना और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के गद्दी पर आसीन हो गया। आराम शाह 1210 से 11 ईस्वी में कुल 8 महीने तक शासन किया। मिनहाज उस सिराज स्पष्ट लिखता है कि ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। ठीक है, यानी कोई उसका पुत्र नहीं था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मिनहाज उस सिराज। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में पहले से प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त करके एकता प्रथा प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जान लेते हैं। एकता प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंड को राजस्व वसूल करने का अधिकार सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारियों को उसके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। इक़्तिदार को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की देखभाल, लगान वसूल, मुकदमे सुनवाई, सैनिक सेवा के कार्य करने होते थे और समय समय पर इक़्तिदारों को का स्थानांतरण भी होता। ऐसा नहीं कि आज इस जगह का इक़्तिदार ये है तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है, न वंशानुगत रहेगा। आज यहाँ का है तो कल वहाँ पे। एक तरह से एक अधिकारी के रूप में इसको रखा जाता था। क्षेत्र लैंड, इतने लैंड का वो इक़्तिदार होता था, उसके सारी जितने भी कर वो वसूल करता था। उसके बाद सैनिक वैनिक का जो भी खर्च आता था वो करके फिर बाकी राशि वो राजा को देता था। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी? कई बार आया हुआ प्रश्न है। इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एक ही क्वेश्चन बार बार आया है तो आपको याद हो जाएगा। अक्ता वह भूमि होता था जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। अक्ता, ठीक है, एकता ने अक्ता। अक्ता भूमि का वह खंड होता था जिसे प्राप्त होने वाला राजस्व सैनिक के वेतन के बदले में उन्हें प्राप्त होता था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। तो लाल रंग बहुत न्याय प्रिय था इल्तुतमिश। जो लाल कपड़े कोई भी पहन के उनके दरबार में आ जाते थे, इसका मतलब उन्हें न्याय चाहिए होता था। आगे है, ठीक है, मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? तो वो भी इल्तुतमिश के समय हुआ था। मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश के समय हुआ था। 1221 में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया जब वो ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया। मांगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और मंगोल आक्रमण से तुर्क साम्राज्य को बचा लिया। चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा और वापस चला गया। इल्तुतमिश 1227 से चंगेज खान की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। हसन निजामी और फक्र ए मुदवीर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश के समय अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश ने मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन कितने में सिंधु नदी के किनारे आए थे? तो 1221। ठीक है, आगे है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खान का समकालीन है? तो इल्तुतमिश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो जलालुद्दीन मांगबरनी। सह तुर्कान थी, तो ये थी आपकी रुकनुद्दीन फिरोज की माता। रुकनुद्दीन फिरोज की माता।
तो सह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद रुकनुद्दीन ने शासन कार्य अपनी महत्वाकांक्षी माता सह तुर्कान के हाथ में सौंप दिया। सह तुर्कान एक कुछ क्री महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन प्रारंभ किया। उनके अत्याचार और अव्यवस्था के बीच रजिया को अपील पर जन समूह ने महल पर आक्रमण कर दिया और सह तुर्कान बंदी बना ली गई। आगे रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था ये जुनैद, निजामुल मुल्क जुनैदी। तो दिल्ली सल्तनत की एक तो पहला ये क्वेश्चन पूछा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया की ताजपोशी का विरोध किया क्योंकि वो महिला थी। विरोधी अमीर के गुट का नेतृत्व किया। इसने मलिक जलालुद्दीन जानी, मलिक जौफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख रूप से शामिल थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात 1236 में रजिया शासिका बनी। वह दिल्ली सल्तनत प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया का समर्थन किया था क्योंकि इल्तुतमिश के कोई भी योग्य पुत्र नहीं था। सॉरी। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को समर्पित किया था। तो मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात नासरी की रचना की थी। 13वीं शताब्दी में लिखी गई रचना में तबकात नासरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिन्हाज नसरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। अपने ग्रंथ तबकात नासरी नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया था। ऑप्शन में नहीं था, वाचा है, मोहम्मद नहीं था, नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। उसे दिल्ली का आदर सुल्तान बता दिया गया। कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आगे है। मिन्हाजुद्दीन सिराज का जन्म 1193 में मध्य एशिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर का काजी एवं इमाम नियुक्त किया। रजिया ने उसे दिल्ली स्थित नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। तबकात नासरी किसने लिखा है? तो मिन्हाज उस सिराज ने। तबकात नासरी किसने लिखा है? तो मिन्हाज उस सिराज ने। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो इख्तियारुद्दीन एतगिनी। रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगिनी को अमीर हाजिर नियुक्त किया था तथा मलिक जमालुद्दीन याकुर को अमीर आखुर नियुक्त किया। ठीक है, आगे। सुन्नी और सिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो रजिया के काल में हुआ था। रजिया के उत्तराधिकारी बनने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने किया था? मिन्हाज उस सिराज ने। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? ठीक है, तो रजिया तो थी, रानी रुद्रदमा भी थी, ताराबाई भी, रोशन आरा नहीं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 4 वर्ष तक शासन किया। रानी रुद्रमा 1260 से 51 में पारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं थी, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने ही शासन किया था। ताराबाई शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। रोशन आरा बेगम मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की पुत्री थी। रोशन आरा कभी भी शासिका नहीं रही और न ही उसने शासन का संचालन किया। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किससे है? तो इल्तुतमिश से है। तुर्कान ए चहलगानी
तुर्कान चहलगानी का संबंध इल्तुतमिश से था। तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों का एक समूह था जो उसके वफादार गुलाम सरदारों की एक टुकड़ी थी। वह तत्कालीन शासन सत्ता का केंद्र था। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक शाही सेना हस्म ए कल्ब खड़ी की जिसकी भर्ती भुगतान केंद्रीय सत्ता द्वारा होता था। सर ए जानदार शाही अंगरक्षकों का प्रधान था। इल्तुतमिश ने अपनी शासन प्रबंध व्यवस्था का पुनर्गठन मोहम्मद जुनैदी और फखरुल मुल्क असमी की सहायता से किया। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? तो ये है बलबन। आगे है 1258 में किस मंगोल नेता के खिलाफ नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? तो हलाकू। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। आगे टंका और जीतल सिक्के किसने प्रारंभ किए? तो इल्तुतमिश ने किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के को चलाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ? तो इलबरी तुर्क थे। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ करवाया? तो बलबन ने। जलालुद्दीन जो राजधिकारी संबंधी अवधारणा किससे संबंधित है? तो बलबन से। आगे दिल्ली के उस के सुल्तान के विषय में कहा जाए उसने रक्त और लौह की नीति? तो बलबन ने। बलबन प्रसिद्ध था किस लिए था? रक्त और लौह की नीति के लिए। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व को दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था? तो वो भी बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित सुल्तान में से कौन स्वयं को नायाब एक खुदाई कहलाता था? तो बलबन कहलाता था नायाब एक खुदाई। जो जो एक एक वर्ड में आप लिखिए, नायाब खुदाई बलबन लिखिए। आप जो जो इसके बारे में पढ़े वो लिख लीजिए। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो कुसलू खां। ठीक है, आज की क्लास में हमने गुलाब वंश के बारे में पढ़ा और कल खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अगर टॉपिक पढ़ना चाहो तो आज पढ़ लेना, कल हम इसका एमसीक्यू करेंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।